डिस्कस करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 और भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त को स्टार्ट हुआ था ये क्विट इंडिया मूवमेंट और ये गांधी जी ने लॉन्च किया था ब्रिटिश रूल को एंड करने के लिए। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सेशन जो हुआ था मुंबई में, गांधी जी ने इसमें कॉल दी थी। गांधी जी ने अपनी एक स्पीच डिलीवर की थी गोवालिया टैंक मैदान, जिसे हम पॉपुलरली नोन एज अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जानते हैं। उसमें गांधी जी ने कहा था डू और डाई, हमें अपनी देश को आजाद कराने के लिए, आजादी दिलाने के लिए डू और डाई करना पड़ेगा, करो या मरो का मंत्र दिया था गांधी जी ने। और इसमें करुणा आसिफ अली, पॉपुलरली नोन एज ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट कहा जाता, उन्होंने इसमें होस्ट किया था नेशनल फ्लैग गोवालिया टैंक मैदान में मुंबई में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द मूवमेंट, कॉजेज क्या थे मूवमेंट के, अब हम वो डिस्कस करेंगे। कॉजेज क्या थे इसका, फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, जो इमीडिएट कॉज माना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन का, उसमें था इमीडिएट कॉज वाज द मूवमेंट फॉर द कोलैप्स ऑफ क्रिप्स मिशंस। इसमें अंडर द स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे उन्हें ब्रिटिश ने भेजा था ब्रिटेन से। उनका मिशन था उन्हें सेंड करने के लिए कि रिसोल्व द इंडियन क्वेश्चंस, जो इंडियन के क्वेश्चन है उनको रिसोल्व करने के लिए, जिसमें इंडियन की डिमांड थी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेल्फ गवर्नमेंट, हमें अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए और हमारी खुद की गवर्नमेंट चाहिए, हमें सेल्फ गवर्नमेंट। उसका ये एक फर्स्ट कॉज माना जाता है। कॉजेज क्या था उसका, ये फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशंस, ये फेल हुआ था क्योंकि इसमें ऑफर्ड क्या था, इट ऑफर इंडिया नॉट द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उन्होंने इसमें इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफर नहीं की थी, उन्होंने बस ये कहा था कि हम इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस देंगे विद, और उसमें उनका ही गवर्नर जनरल होगा, जिसमें हमें वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं दे रहे थे और ना हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। इस वजह से एक फर्स्ट कॉज माना जाता है। और इंडियन इन्वॉल्वमेंट इन द वर्ल्ड वॉर सेकंड विदाउट द प्रायर कंसल्टेशंस, जो वर्ल्ड वॉर सेकंड हुई थी, जो वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रही थी, उसमें इंडिया के जो सोल्जर थे ब्रिटिश उन्हें लड़ने के लिए भेज रहे थे और उसमें किसी की कंसल्टेशन भी नहीं ली गई थी। जो इंडियंस लीडर्स थे, कांग्रेस के लीडर थे, उनसे बिल्कुल भी कंसल्ट नहीं किया गया कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं वर्ल्ड वॉर सेकंड में और हम इंडियन सोल्जर्स को भेज रहे हैं। इस वजह से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो भी भड़की हुई थी और वहां पे ज्यादा इंजरीज हो रही थी इंडियन सोल्जर्स को वर्ल्ड वॉर में। और जो थर्ड कॉज माना जाता है वो है प्रीवेलेंस ऑफ एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट। एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट आ गया था लोगों के बीच में। लोग बहुत भड़क गए थे ब्रिटिश से क्योंकि उनका बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ गया था इंडियंस के ऊपर। और उसमें एक एजम्पशन ये माना जाता है कि जो एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट्स था उसने डिमांड की थी फुल इंडिपेंडेंस के लिए एंड हैड गेन पॉपुलरिटी अमंग इंडियन मासेस। जो भी इंडियन मासेस थी, जो भारतीय भीड़ थी पूरी, उसमें पॉपुलरिटी मिल गई थी इस मूवमेंट को, क्योंकि सभी एंटी ब्रिटिश हो गए थे, सभी लोग जितने भी पीजेंट्स थे, मजदूर थे, फार्मर थे, सभी। और जो फोर्थ कॉज माना जाता है इसका मूवमेंट के कॉज का, वो था सेंट्रलाइजेशन ऑफ मैनी स्मॉल मूवमेंट्स। जो बहुत सारे स्मॉल मूवमेंट चल रहे थे उससे पहले, बहुत सारे सत्याग्रह किए थे गांधी जी ने, और डिकेड्स मतलब 2-3 दशकों से चलते आ रहे थे वो, जिसमें जो इंडिया की इसकी कांग्रेस की और भी ब्रांचेस थी, जैसे कि लीडरशिप्स थे, और जो कांग्रेस ऑल इंडिया किसान सभा थी, इसमें ऑल इंडिया किसान सभा और फॉरवर्ड ब्लॉक था, उसने ग्राउंड तैयार कर दिया था इस मूवमेंट के लिए। और इसके बाद जो आता है शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, जो शॉर्टेज हुई थी, जरूरतमंद की जो चीजें थी उनकी बहुत ज्यादा शॉर्टेज होने लगी थी, क्योंकि इकोनॉमी जो थी इंडिया की वो सेटल्स कर चुकी थी, जो कि इंडियन पैसा था, इन्होंने ब्रिटिश ने
जो इंडिया का सारा पैसा था उन्होंने ब्रिटिश ने वर्ल्ड वॉर में खर्च कर दिया था, और हमें जो जरूरतमंद की हमारी चीजें थी उनकी कमी पड़ने लगी थी वर्ल्ड वॉर की वजह से। और डिमांड्स क्या थी? डिमांड्स क्या थी इंडियन की इस मूवमेंट को लेकर? इंडिया की जो डिमांड थी वो था कि ब्रिटिश रूल का हमें खत्म करना है, बिल्कुल ब्रिटिश रूल को एंड करना है विद इमीडिएट इफेक्ट, अभी बिल्कुल। और एक डिमांड ये थी कि हमें प्रोविजनल गवर्नमेंट बनानी है आफ्टर द विड्रॉवल ऑफ ब्रिटिशर्स। हमें अपनी एक प्रोविजनल हमें एक अपनी प्रोविजनल गवर्नमेंट सेटअप करनी है इंडिया में, अस्थायी, जिसे हम अस्थायी सरकार बोलते हैं। उससे हम अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और अपने देश को खुद चलाएंगे। ये हमारी सबसे बड़ी डिमांड थी ब्रिटिशर्स से, जो कि हमने क्विट इंडिया मूवमेंट में रखी थी। व्हाट वर द फेजेस ऑफ द मूवमेंट? अब हम डिस्कस करेंगे मूवमेंट के क्या क्या फेजेस थे। इस मूवमेंट में 3 फेजेस थे। इस मूवमेंट में जो फर्स्ट फेज था उसमें जो था ये जो फर्स्ट फेज था इसमें मूवमेंट में, जो फर्स्ट फेज बेसिकली अर्बन एरिया में इसका रिवोल्ट हुआ था ब्रिटिशर्स का। उसमें फर्स्ट फेज में मार्क किया गया था स्ट्राइक्स, बहुत ज्यादा हड़तालें की गई थी, बाइकआउट किया गया था ब्रिटिश गुड्स को, और प्रोटेस्टिंग की गई थी जिसे जल्दी से दबा दिया था ब्रिटिशर्स ने, जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे। और गांधी जी थे और अदर्स लीडर्स थे फर्स्ट फेज में, उन्हें जेल में डाल दिया गया था, जितने भी कांग्रेस के लीडर थे बड़े बड़े। और गांधी जी को एक आगा खान पैलेस के नाम से पुणे में एक जेल है, उसमें डाल दिया गया था, और सभी लीडर्स को भी। और जो इसका सेकंड फेज था मूवमेंट का, उसमें फोकस शिफ्ट हो गया था कंट्री साइड, मतलब ग्रामीण इलाके में ये सारा मूवमेंट ज्यादा पहुंच गया था उस टाइम पे, जिससे विटनेस्ड हुआ था कि पीजेंट जितने भी फार्मर्स ने विद्रोह कर दिया था ब्रिटिशर्स का, क्योंकि वो अत्याचार सह रहे थे बहुत टाइम से, बहुत दशकों से अत्याचार सहते आ रहे थे। उन्होंने पूरा उनका विरोध किया और मार्क किया गया कि इसमें बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ है ब्रिटिशर्स का, जो कि कम्युनिकेशन सिस्टम उनका खराब हो गया था पूरा, सच एज रेलवे ट्रैक्स को उखाड़ के फेंक दिया गया, रेलवे स्टेशन को जला दिया गया। और जो टेलीग्राम सिस्टम था उस टाइम पे, टेलीग्राफ वायर्स थे और पोल्स थे, जो भी तार वाला सिस्टम था कम्युनिकेट करने के लिए, वो सब इंडियंस ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। और अटैक्स किया गया था गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी ब्रिटिश की उस टाइम पे, उन सब पे अटैक किया गया था। और जो उनके विजिबल सिंबल थे ब्रिटिशर्स के, सबको उखाड़ के फेंक दिया गया था, सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। और जो इसमें थर्ड फेज आता है, थर्ड फेज था इस मूवमेंट का, जिसमें जो लास्ट फेज विटनेस करता है फॉर्मेशन ऑफ नेशनल गवर्नमेंट्स और पैरेलल गवर्नमेंट्स इन आइसोलेटेड प्लेसेस। जो बहुत सारी जगह थी वहां पे उन्होंने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया था। जो इसमें विटनेस किया जाता है कि उन्होंने अपने खुद की पैरेलल गवर्नमेंट्स क्रिएट कर ली थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट अपने वहां पे, जैसे बलिया, तमिलुक और सतारा। जैसे सतारा हो गया, यहाँ पे इन्होंने अपनी खुद की गवर्नमेंट बना ली थी उस टाइम पे, जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, अपने आप को खुद आजाद घोषित कर दिया था बहुत सारी प्लेसेस ने, बलिया ने, तमलुक ने, सतारा ने। और अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट वर द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द मूवमेंट। सक्सेस एंड फेलियर क्या थे इस मूवमेंट के, अब हम वो डिस्कस करेंगे। सक्सेस एंड फेलियर में आता है, पहले हम सक्सेस डिस्कस करेंगे, राइज ऑफ फ्यूचर लीडर्स। इससे जो हुआ था
जो सबसे पहले हुआ था इसमें राइज हुआ था, बहुत सारे फ्यूचर्स लीडर्स उभर के आए थे, उनका उदय हुआ था, बहुत सारे फ्यूचर्स लीडर्स जिन्होंने देश को आजाद होने के बाद बहुत सारा उन्होंने सहयोग किया है, योगदान दिया है, कंट्रीब्यूशन है उन लीडर्स का, इसमें राइज हुए थे फ्यूचर लीडर्स। फ्यूचर्स लीडर्स में जो एक्टिविटीज जो अंडरटेकन की गई थी लीडर्स द्वारा, जैसे राम मनोहर लोहिया एक फ्यूचर्स लीडर्स इसमें राइज हुआ था उनका, और जेपी नारायण, अरुण आसफ अली, बीजू पटनायक, सुचित्रा कृपलानी जो कि इमर्ज हुए थे, बाद में वो एक बहुत अच्छे प्रोमिनेंट लीडर्स बने थे। और इसमें एक सक्सेस ये था कि इसमें वुमेन पार्टिसिपेशन था। वुमेन्स ने इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में, ये इसका एक सक्सेस है। और जो इसमें जो सबसे बेस्ट चीज मानी जाती है, राइज ऑफ नेशनलिज्म। जो देशभक्ति की फीलिंग थी लोगों के अंदर वो जागने लगी थी, राष्ट्रवाद का एक उदय हुआ था, इस मूवमेंट का एक सक्सेस ये सबसे बड़ा है। द ग्रेटर सेंस ऑफ यूनिटी, जो कि एकता आ गई थी लोगों के अंदर। पहले जो धर्म के नाम पर ब्रिटिश भड़काते थे, डिवाइड एंड रूल करके लोगों पर अत्याचार करते थे और अपना सबको गुलाम बना के रखते थे, वो सब खत्म होने लगा था। लोगों के अंदर यूनिटी आने लगी थी, ब्रदरहुड आने लगी थी, जिससे क्विट इंडिया मूवमेंट्स को बहुत ज्यादा सक्सेस मिली थी। उस टाइम पे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपने स्कूल्स और कॉलेजेस ड्रॉप कर दिए थे, और पीपल्स ने अपनी जॉब्स छोड़ दी थी। जो लोग सरकारी नौकर थे या जो भी काम कर रहे थे, उन्होंने सबने अपनी जॉब्स छोड़ दी थी और विड्रॉ कर लिया था सबने अपना पैसा बैंक से। जो ब्रिटिश के बैंक थे उन्होंने अपना पैसा निकाल लिया था सबने। और जो लास्ट पॉइंट है इसका सक्सेस का, इसमें हमारा एक पेव द वे फॉर इंडिपेंडेंस, इसकी वजह से, मूवमेंट की वजह से हमारा बिल्कुल पक्का हो गया था कि हमें आजादी मिलने वाली है। पेव द वे फॉर इंडिपेंडेंस वाइल द क्विट इंडिया मूवमेंट, जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था 1944 में, ब्रिटिश ने रिफ्यूज कर दिया था कि हम तुम्हें फुल इंडिपेंडेंस नहीं दे सकते अभी। उन्होंने ये कहा था कि ये होगा जब हमारी वॉर खत्म हो जाएगी, वर्ल्ड वॉर सेकंड जो चल रही है, उसके बाद हम तुम्हें पूरा मूवमेंट, मतलब जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसका एक सक्सेस है कि हम तुम्हें फुल आज़ादी दे देंगे। ब्रिटिशर्स ने ये कहा था कि वॉर खत्म होने के बाद। और जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो गई थी उसके बाद हमें आज़ादी भी मिल गई थी। इसने चेंज कर दिया था पॉलिटिकल नेगोशिएशंस। इसका मूवमेंट का जो है ये, ब्रिटिश अल्टीमेटली पे द वे फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। इससे हमारी आज़ादी बिल्कुल पक्की हो चुकी थी। इस मूवमेंट की एक सबसे बड़ी सक्सेस थी, ये सबसे बड़ा मूवमेंट माना जाता है। और जो इसके फेलियर्स हैं अब वो डिस्कस करेंगे हम। इस मूवमेंट्स के क्या क्या फेलियर्स थे। ब्रिचुअल रेप्रेशंस, जो हमने वॉयलेंटली बहुत सारे मूवमेंट्स किए थे, इसमें लोगों ने वॉयलेंस दिखाया था सम प्लेसेस में, जिसके लिए गांधी जी ने मना भी किया था कि हमें इसमें बिल्कुल भी वॉयलेंटली कुछ नहीं करना, हमें से बिल्कुल इसमें भड़काऊ, बिल्कुल भी कहीं पे कोई अशांति नहीं फैलानी है, हिंसा नहीं करनी है, हमें बिल्कुल शांति से ये क्विट इंडिया मूवमेंट करना है। बट इसमें ऐसा नहीं हुआ था कि लोगों ने मूवमेंट में सप्रेस कर दिया था। जो ब्रिटिश बिल्डिंग्स थी उनको जला दिया गया था सब कुछ, और इसकी वजह से ब्रिटिश ने लाठी चार्ज कर दिया था और बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई थी। कई हजार लोग इसमें मारे गए थे और बहुत सारे लोगों पर लाठी चार्ज हुआ था, बहुत सारों को जेल में डाला गया था और बहुत को शूट डेड कर दिया गया था, सीधी गोली मार दी गई थी ब्रिटिश द्वारा, जिसकी वजह से बहुत सारा
कहीं कहीं पे ब्रिटिश ने फाइन इम्पोज किया था लोगों पर, जहाँ पे उन्हें लगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा उनके जो बिल्डिंग्स है उनको डिस्ट्रॉय किया गया है, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने फाइन इम्पोज किया था लोगों पर। और जो सेकंड कॉज था इसमें फेलियर का लैक ऑफ सपोर्ट। जो बहुत सारे इंडियंस थे उन्होंने इसमें बहुत सपोर्ट ही नहीं किया था। जो पॉलिटिकल पार्टीज थी जैसे मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उन्होंने इसमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया क्विट इंडिया मूवमेंट में। जो कि इसमें सबसे जब बड़ा योगदान था वो नेशनल कांग्रेस का था। और जो हिंदू महासभा थी उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया था। मुस्लिम लीग ने सपोर्ट नहीं किया, कम्युनिस्ट पार्टी ने इसमें सपोर्ट नहीं किया, हिंदू महासभा ने इसमें सपोर्ट नहीं किया बिल्कुल भी। लैक ऑफ सपोर्ट, इस वजह से इसका एक फेलियर माना जाता है। द इंडियन ब्यूरोक्रेसी डिड नॉट सपोर्ट द मूवमेंट। जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो नौकरशाह थे, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया क्योंकि उनकी लाइफ तो अच्छी चल रही थी, क्योंकि वो अच्छी पोस्ट पर थे, वो क्यों सपोर्ट करेंगे। इसमें लैक ऑफ सपोर्ट ये था कि ब्यूरोक्रेसी ने भी सपोर्ट नहीं किया था। जो क्विट इंडिया मूवमेंट है इसने बहुत बड़ा माइलस्टोन क्रिएट किया था कि हम अपने देश को आज़ाद कर पाए। हमने अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाई, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया। वो सब